हेलो, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बलूचिस्तान में कल जो शाम को दो बड़े हमले हुए एफसी हेडकोार्टर्स पर, नोशकी और पंजगोर में, तशवीशनाक इत्तलात तो रात से ही आ रही थी। अब जैसे जैसे तस्वीर क्लियर हो रही है तो कहा जा रहा है कि नोशकी का जो वहाँ पर जो सूरत हाल है वो काबू में है और वहाँ जो है अब कोई ख़तरा नहीं है, जबकि पंजगोर वहाँ जो है अभी भी 4 से 5 दहशतगर्द जो है वो आबादी में छुपे हुए हैं और वहाँ सर्च ऑपरेशन जारी है। नोशकी में पंजगोर में आज सुबह से कर्फ्यू की तरह का समा था, बाज़ार बंद हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। इंटरनेट भी बंद किया हुआ है। जो फ़ौज के ताल्लुकात आमा की तरफ से बयान एक जारी किया गया है, वो ये कहा गया है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक 7 फ़ौजी जो हैं वो उसमें शहीद हुए हैं और तकरीबन 13 के करीब दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। 7 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। बहुत से तकरीबन 12 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी भी हैं। क्योंकि पंजगोर में अभी भी ऑनगोइंग सिचुएशन है तो जाहिर है अभी तक कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने नहीं आ रही, मगर जिस तरह के अटैक हुए, कल भी हमने आपको बताया था कि पहले 2 गाड़ियों को ले जा कर के गेट पे ख़ुदकुश हमले में उड़ाया गया और इस दफ़ा दहशतगर्दों की तादाद ज़्यादा थी और उसमें से कुछ अंदर घुसे लेकिन उनको रोका गया। और ये भी बताया जा रहा है कि ख़दशा ये था कि वो अंदर जा कर के वो यरगमाल बनाने का उनका पूरा प्लान था, लेकिन हमारे जो वहाँ पर एफसी के सोल्जर्स और फ़ौज के जवान थे, उसके बाद रात को जब ये अटैक हुआ उसके बाद कोयटा से क्विक रिस्पांस फोर्स और एसएसजी कमांडोज़ भी वहाँ गए, जिन्होंने फिर इनको न्यूट्रलाइज़ किया। 13 के करीब दहशतगर्द जैसे हमने कहा कि वो मारे गए हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके लिए हम चलते हैं कोयटा, जहाँ शहज़ादा जुल्फ़िकार सहाफ़ी हैं और इन मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। शहज़ादा साहब, आप बताइए इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है? देखिए, इस वक्त सिचुएशन तो जैसे आपने बताया, लेकिन एक अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम से पहले मैंने वहाँ लोगों से पता किया। वहाँ पे अब फायरिंग का सिलसिला रुक गया है। ख्याल किया जाता है वो दहशतगर्द जो 4 या 5 छुपे हुए वो मारे जा चुके हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू है, और ताकि लोकेट किया जाए कि उनकी डेड बॉडीज़ कहाँ हैं। और ये पंजगूर वाला ज़रा काफ़ी तवील हो गया, और हालांकि बड़ा हमला जो था वो यहाँ था, आपके नोशकी में था, कि खुदकुश ने जिस तरह से जो तस्वीरें आई हैं, शेयर हुई हैं सोशल मीडिया जी। पे, 1.5 से 2 फुट 2.5 फुट गड़ा जो है वो ज़मीन में हुआ। वो सड़क है, मेन कंक्रीट आप कह लें कि सड़क है, और वहाँ ये हुआ। इसका मतलब ये है कि वो जो बारूदी जो वो था, 35 से 40 किलो जो है, वो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 35 से 40 किलो वो था। और उसके बाद वो, लेकिन ये है कि क्विक रिस्पांस फोर्स और जो एसएसजी कमांडोज वो गए, उन्होंने नोशकी ने करीब भी है और पहुंचकर उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज किया। और उसके अलावा इस वक्त पंजगूर में ये सिलसिला चल रहा है। ख्याल किया जाता है कि पहले तक फायरिंग थी, घंटे पहले, आधे घंटे पहले फायरिंग थी और इक्का दुक्का फायरिंग हो रही थी। लेकिन अब पता नहीं क्या सूरत हाल निकलती है उसकी। वो लोग 4 निकलते हैं, 5 निकलते हैं, उनकी डेड बॉडी निकलती है, या वो आबादी में गायब हो जाते हैं। ये कुछ जी शहजादा ये साहब, जी। ये तीसरा बड़ा हमला है, मतलब 2 जो कल हुए और एक पिछले हफ्ते केच में भी हुआ। तो जिस तरह का ये आपको कोई इसमें तब्दीली नज़र आती है कि पहले एक आध फिदायीन आते थे, अब जो है वो हिकमत अमली में तब्दीली हमें नज़र आ रही है। और जाहिर है अगर 7, 8 या 9, 10 दहशतगर्द इकट्ठे आ रहे हैं तो वो ज़ाहिर है बॉर्डर से डायरेक्ट नहीं आ रहे, वो कहीं ना कहीं छुपे होंगे, सारा कुछ हुआ होगा। तो ये आपको इस हिकमत अमली में क्या नज़र आ रहा है? देखिए, ये ऑब्वियस ये बात है, ये कतई इससे नज़र के कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब का उस जो बयान था उरमाड़ा अटैक पे, फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा, बड़े जज्बात में कहा कि ये पैदल वहाँ से आए, पैदल गए। अब उरमाड़ा में और अगर फासला देखें, कई दिन लग जाएंगे, वो बिल्कुल। पैदल जाएंगे। आर्म्ड होके कैसे पैदल जा सकते हैं? चेक पोस्ट हैं, लेवीज, पुलिस, एफसी, हजार चीजें फौज, हैं।
ये बहुत चीजें हैं, तो वो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। ऐसा नहीं है कि वो वहां से आए और सीधा अटैक करके और निकल गए, वो जरूर आए होंगे। उनके अगर तस्वीरें आपने भी देखी हूँ, जी रॉकेट्स उनके पास हैं, आरपीजी आरपीजी के शेल उनके पास वो लेके आए हुए थे। और ये और एक गाड़ी में इस तरह आए, ये कोई चीजें वो नहीं है जो आदमी कुछ जेब में छुपा के ले आए और आराम से कपड़ों के अंदर जो है छुपा के ले आए और पता ना चले। गाड़ी मूव करी, वो यहीं आस पास होंगे, रहे होंगे, उसके बाद यहाँ इस तरफ आए होंगे ये असले के साथ और बारूद। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि बारूद अगर 35, हम मान लें सूबाई हुकूमत के जो लोग हैं कि 35 से 40 किलो बारूद अगर वो लेके आए, ये कोई किलो 2 किलो की बात नहीं है कि जो किसी थैले में शॉपर में कोई लेके आ जाए। ये एक चेंज है। और एक दो बातें मुझे ये जो आप कह रहे हैं कि अटैक्स का जो सिलसिला है, देखिए ये बीएलए की जो एक अलग से एक तंजीम उन्होंने बनाई थी, मजीद ब्रिगेड। जी मजीद ब्रिगेड के स्टार्ट किया असलम अच्छू ने। बिल्कुल असलम अच्छू मारा गया कंधार में एक अटैक 2018 में, जी ठीक है जी। और उसके साथ बशीर जेब, इन दोनों ने बनाई। और बनाने के बाद उन्होंने पहला काम असलम अच्छू ने ये किया कि चाइनीज जो सेंदक के उनको ला रहे थे उसके बस का दालबंदीन में उनके अपने बेटे को उसने आगे बढ़ा कर उसको खुदकुश बनाया और उसने उसको उड़ाया। लेकिन खुशकिस्मती से वो कोई मरा नहीं, मामूली जख्मी हुए और उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मजीद ब्रिगेड ने ये काम किया। उसके बाद पीसी ग्वादर में काम किया। उसके बाद चाइनीज कॉन्सुलेट कराची में उन्होंने ये काम किया। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में भी उन्होंने ये, तो ये चीजें उन्होंने की। बीएलएफ का ये अटैक, उसके अटैक को अगर आप देखें, उन्होंने भी यही स्टाइल अपनाया कि एक चौकी है, चौकी में लोग हैं, जाहिर है वो रेकी करते गए कि कम से कम लोग होंगे, हम आराम से जाके वहां कर सकते हैं। उसकी वैल्यू बड़ी होती है, उसकी जो एक न्यूज वैल्यू बड़ी होती है कि एक पूरी चौकी को कब्जा किया, वो मार के उनको असला ले गए या कम से कम उनका नुकसान हुआ। इससे पहले भी अगर 4-5 साल पहले अगर देखें, हरनाई में ये इस तरह के मूसा खेल, हरनाई में कोलू में, ये पीर इस्माइल कोयटा से बिल्कुल करीब है, कोल माइंस के एरिया में, इसी तरह से उन्होंने 12-13 लोगों को इस तरह से शहीद किया जो एफसी के लोग थे। कुछ लोग को वो पकड़ के ले गए, बाद में उनकी वीडियो जारी की गई। ये चीजें उनकी पुरानी हैं। लेकिन इस तरह से कि एक वाकया हुआ, 26 तारीख को एक वाकया होता है दश्त का, यानी तुर्बत के करीब या आप 30-35 किलोमीटर टुवर्ड्स ईरानियन बॉर्डर। फिर उसके बाद डेरा बुगटी में एक वाकया होता है लैंड माइन का कि उनको ट्रैप करते हैं, वहां होता है। फिर 2 तारीख को यहाँ पर जो है आप दोनों जगह पर जो है साइमल्टेनियसली एक दोनों अचानक हमले करते हैं और बड़े हमले करते हैं, एक्सक्लूसिव और इस तरह के, जिस तरह अपने को खुद उनको पता है कि हमने वापस जिंदा नहीं आना, वो जाके करते हैं। दैट इज अलार्मिंग कि क्या ये अंडरस्टिमेट किया गया उनको कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, या सिक्योरिटी की थोड़ी सी गैप है कि हमने नहीं समझा कि कोई इतना यहाँ तक वो पहुंच सकेंगे या इस तरह बीच बाजार में आकर ये काम करेंगे। एक नया चेंज है कि पहाड़ों में वो काम ये करते थे, आते जाते कॉन्वॉयज पे अटैक कर दिया और उन किलों पर अटैक कर दिया। ये एक बड़ा अजीब है कि शहर के अंदर से गुजर कर आबादी में रहे होंगे यहाँ और आके इस तरह अटैक करें। अच्छा, एक चीज़ बस मैंने और पूछनी, आपकी जाहिर है हुक्काम से भी वहाँ बात हुई होगी, तो वो अभी क्या कह रहे हैं सारी सूरत हाल के बारे में, या आपके ख्याल में वो क्लूलेस हैं? किस बारे में जी? ये सारे अटैक में जो वहाँ आपके हुक्काम से बात हुई है, जाहिर है आप वहाँ पे कोयटा में मौजूद हैं और क्लूलेस नजर आए हैं, या आप उनके जहन में कोई हल्की फुल्की स्ट्रेटेजी है कि इस नए स्टाइल से कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, मैंने कुछ लोगों से बात की और कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड लोग हैं और डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात की मैंने कि बात उनके जो है उन्होंने भी कोट किया जो अपने फौज के कुछ दोस्तों को, उन्होंने कहा अटैक्स तो बड़े हैं और ये इसको इस तरह लेना नहीं चाहिए आराम से, कि ये क्या है
किस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए, किस तरह डिफ्यूज़ किया जाए, ये सोच रहे हैं कि ये क्या, क्योंकि एक वो पहला वाला वाक़या जो दश्त वाला वाक़या था वो बड़ा सीवियर था। आप कह लें उसकी इंटेंसिटी जो है बहुत वो थी। हालाँकि 10 लोगों की इकट्ठा जो है शहादतें बड़ी बात है। वो आर्मी आपने देखा कि कोर कमांडर आके वहाँ बैठ गए, आर्मी चीफ गए, उन्होंने बूस्ट अप किया उनके मोरल को कि भाई कोई ये ना समझे ये तो है और हमने ये करना है, और अपने तौर पर वो लगे हुए हैं कि अपने इंटेलिजेंस को दोबारा से उसको वो करना कि कहाँ ये छुपे हुए हैं, कहाँ हैं, ताकि एक हमें कामयाबी हो और हम अपने फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी वो हो कि अगर कोई 10-15 लोग उनके कहीं इकट्ठे होते हैं, 4-5 इकट्ठे होते हैं, उनको मार दें और बता दें कि ये उनमें मुलव्वस थे, मास्टरमाइंड थे या क्या थे या किस तरह थे। ये एक नुक्ता, और दूसरा ये कि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते थे कि तालिबान के आने के बाद वहाँ कुछ नहीं होगा और खत्म हो जाएगा सारा कुछ। हाँ, ये मेरे जहन में बात है। वक्फा ले लें, उसके इसी पे मैं आना चाह रहा हूँ कि ये क्या गीदड़ सिंह है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। बलूचिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बात हो रही है सीनियर सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब से। वक्फे से पहले आपने इशारतन अफ़गानिस्तान की बात की थी, मैंने कहा था वक्फे के बाद करेंगे। आपके जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं ज़िया लांगो साहब, उन्होंने कहा कि वो जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं दो मुल्क इंडिया और अफ़गानिस्तान के, उधर से जो है इनको कंट्रोल किया जा रहा था। अच्छा, इंडिया का तो चले समझ में आ सकता है, अफ़गानिस्तान में ये जो उम्मीद बनी थी कि तालिबान आ जाएंगे और उसके बाद जो है वो सूरत हाल बदल जाएगी, तो सूरत हाल तो और बिगड़ रही है। मसलन 2020 के मुकाबले में 2021 में बलूचिस्तान में जो हमले हुए हैं, आमिर राना साहब ने उसका अंदाज़ा लगाया था कि तकरीबन 43% का इजाफा हुआ है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ जनवरी गुजरा है 2022 का, और उसमें ये सूरत हाल है। तो आगे का अगर सिर्फ पिछले हफ्ते का आप ले लें, 2 हफ्तों का ले लें, 30 से ज़्यादा, तो ये तो 43 से फिर कहीं बात आगे बढ़ सकती है। तो ये जो अफगानिस्तान है, इसमें कुछ भी हो जाए तो सुख चैन तो नहीं हुआ ना फिर। जी बिल्कुल, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझ समेत के अफगान तालिबान जब अगस्त में आ गए हैं, अब इसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें रिसीड कर जाएंगी, पीछे हट जाएंगी, बैठ जाएंगी, वो चीज़ें एक नहीं होंगी। और उन्होंने टीटीपी के साथ तो एक मेडिएटर का रोल अदा करना शुरू कर दिया, और वो भी कोई ज़्यादा मेरे ख्याल में फ्रूटफुल नहीं हुआ। और साथ में हमारी इतलात ये है कि उनको जो बलोच एलिमेंट्स हैं उनको कहा गया कि आप आराम से बैठेंगे, पीसफुल बैठेंगे, इस सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन कोई ऐसी बात भी नहीं हुई, और अगर वो चले गए हैं उधर से, कुछ लोग चले गए हैं, ईरान चले गए हैं, अब वापस आ गए हैं, यहीं कहीं बॉर्डर एरिया में छुपे हुए हैं। लेकिन साथ में मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब ने आज ये भी कहा कि जी ईरान की तरफ भी लोग चले जाते हैं, और वहाँ रिश्तेदारियाँ भी हैं, वहाँ उनकी वो ट्राइब भी है, और साथ में उन्हें यकीनदानी कराई। उन्होंने कहा कि आई एम श्योर कि वहाँ के स्टेट एक्टर्स उनको पुश्तपनाही नहीं करते होंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स ज़रूर करते होंगे। अब ये बात, और तब भी उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ईरानी हुकाम से हमने बात है, हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं, जो बॉर्डर ऑफिशियल्स की मामूल के मुताबिक जो मीटिंग होती है, उसमें हम एक दूसरे से बात करते हैं, और इस बात को हमने उठाया है कि दहशतगर्द आते हैं और वहाँ से आते हैं और चले जाते हैं, आप उनको देखिए, उन्होंने यकीन दिलाया कि हम पकड़ के दे देंगे। तो बात यह है कि इस तरह की यकीनदानी हम भी कराते हैं उनको, हम भी उनको कहते हैं कि जी जंदोला के लोग कहीं पकड़े गए, मिले, हम आपको दे देंगे। तो शायद दोनों मुल्कों का एक डिप्लोमेटिक, शायद उसका तकाजा ये है कि इसी तरह से निपटा जाए चीज़ों को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा, जो इन्होंने बात की, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं, आमिर राना का आपने कह भी दिया, तो उन्होंने कहा कि उनकी इत्तलात के मुताबिक एक कैंप अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में और एक ईरान में। आई एम श्योर। तो वो जो है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो अभी अफगानिस्तान की बात हो रही थी, तो अगर आप तस्वीर देखें, और शहजादा साहब ने उसकी तरफ भी इशारा किया था टेररिस्ट की, यार M16A4 राइफल्स हैं, M4 राइफल्स हैं, और अगर आप उनका ऊपर का स्कोप देखें, बहुत शुक्रिया शहजादा साहब,
आप उनका ऊपर का स्कोप देखिए, वो थर्मल और इंफ्रारेड स्कोप है। ये ऐसा नहीं है कि आपने गार्ड को 2 दिन ट्रेनिंग दी और उसको कर दी, तो डेफिनेटली ट्रेनिंग है और डेफिनेटली कोई इनको असला प्रोवाइड कर रहा है। अमेरिकी फौजी जो छोड़ गए होंगे जी बिल्कुल, ये स्पेशल फोर्सेस के वेपन्स है सर, ये आपके रेगुलर इन्फेंट्री के वेपन्स भी नहीं है। तो बिल्कुल ये तो बात हम दहाइयों से हमें पता है कि बिल्कुल देयर इज फॉरेन फंडिंग, बिल्कुल देयर इज फॉरेन ट्रेनिंग। आज भी हमें यही लाइन दी गई है ना कि जी इंडिया है, अफगानिस्तान है, ऐसे ईरान का कोई जिक्र नहीं करेगा, वो एक अलग इशू है, उसमें अभी नहीं घुसता। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? अक्सर ये, अगर आप फॉर एग्जांपल आप बलूचिस्तान के सियासतदानों से पूछें कि यार कोई कुछ नहीं कर रहा, वो कहेंगे सर हमारे तो हाथ में ही कुछ नहीं है ना, सब कुछ सिक्योरिटी इदारों के पास है। अच्छा, आप सिक्योरिटी इदारों से बात करें, वो कहते हैं कि सर हमारा सारा अलमिया यही है कि पॉलिटिशियंस लीड नहीं करते, पॉलिटिशियंस लीड नहीं करते। कौन से पॉलिटिशियंस? बीएपी की बात हो रही है यार, ये तो गुब्बारा पार्टी है बॉस, इसके अंदर तो हवा भरी है, जिस दिन वो एक सुई लगेगी ये फट के कहीं कोने में होगी और इसके लोग दोबारा एक पार्टी बना लेंगे। दिस इज नॉट पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक है, अक्सर फिर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या बलूचिस्तान का क्या मसला है? क्या ये सिक्योरिटी का मसला है? क्या ये सियासी मसला है? क्या ये माशी मसला है? ये सवाल ही गलत है, क्योंकि इट इज ऑल ऑफ द अबव। एग्जैक्टली, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। और आपने इसको, और ये बड़ा घिसा पिटा सा लफ्ज है, आपने होलिस्टिकली इसको टैकल करना है। अब मैं एक मैं आखिरी बात करना चाह रहा हूं, और वो ये है कि ये आप नहीं कह सकते कि डेप्रिवेशन नहीं है, डेप्रिवेशन है। और इसकी मैं आपको हाल की एक मिसाल देता हूं, ग्वादर हक दो तहरीक, एक मौलाना हिदायतुल्लाह, किसी ने उसका नाम भी नहीं पहले सुना था, हमने तो नहीं सुना था, उसकी कॉल पर हजारों लोग पुरअमन मुजाहरे करते हैं, पुरअमन। मैं इनको लिंक नहीं कर रहा इनके साथ, लेकिन क्या डिमांड थी यार कि हम कल हमारे सारे बैंक अकाउंट्स में 10 लाख रुपए होने चाहिए? नहीं, पानी, पीने का पानी। आप स्टेडियम बना सकते हैं, आप स्टेडियम बना सकते हैं, और हरियाला खूबसूरत रोजगार भी नहीं, रोजगार जो हमारा है वो तो मत, ये सर ये रोजगार की बात नहीं कर, रोजगार दूर की बात। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं और इस तरह की टॉप एंड डेवलपमेंट होती है, जो इस्लामाबाद के किसी दफ्तर में ब्लूप्रिंट्स पर आप ठप्पा लगा देते हैं और आप अवाम तक वो डेवलपमेंट नहीं पहुंचाते, एक मायूसी होगी और एक गुस्सा होगा। अगर उन लाख लोगों में से 10 लोग भी समझे कि बस बहुत हो गया, मिलिटेंसी की तरफ जाए, आपके पास एक एक्टिव रिक्रूटिंग पूल है। मैं नाजरीन के लिए थोड़ी सी चीज क्लियर करना चाह रहा हूं, पंजगूर जो है, अगर पंजगूर का मैप हम ले आए, ये है पाक ईरान बॉर्डर पर, नोशके वो है पाक अफगान बॉर्डर पर। अगेन इतने असला लेके आप कह सकते हैं कि मेजर बेसिस पाकिस्तान में नहीं है, चले मान लिया, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर बेस भी है तो वो लाए हैं कहीं से ना, बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट होती है। और 2 किस्म की सपोर्ट होती है ना सर, एक होती है एक्टिव सपोर्ट कि आप बकायदा हेल्प करते हैं, दूसरी है पैसिव सपोर्ट कि आपको पता है यहां से गुजर रहे हैं और आप अपनी आंखें वहां से हटा देते हैं। जब तक आपने इस सपोर्ट को ड्रेन नहीं करना, और इसका यह मतलब नहीं है कि आप सबको गिरा दो, राइट, यू गिव पीपल अ स्टेक। और ऐसा नहीं होगा कि आज आप काम शुरू करेंगे और कल इसके रिजल्ट आएंगे, नहीं। लेकिन कब से हम देख रहे हैं आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान, ये वो यार, ये शाहजैन बुख्ती के काम नहीं है, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के काम नहीं है, वो नहीं कर सकते, दे आर नॉट केपेबल। पहले सरदार होते थे तो आपने भी तो पॉलिटिकल सिस्टम इन कंट्रोल एक रखा हुआ है जिसकी अवाम में जड़ें नहीं हैं। और मैं एक छोटी सी कंफ्यूजन बताऊं, अभी बताया कि ISPR क्या कह रहा है कि 7 फौजी शहीद, वो भी दिखा दें। तो मैं चाहता हूं, और तो 13 दहशतगर्द मारे गए। जिया लांगो जो कि होम एडवाइज़र हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। अभी तक जो है, मैंने जिस तरह आपको कहा, नोशकी में अभी तक 9 दहशतगर्द मारे गए, पंजगूर का अभी तक ऑपरेशन चल रहा है, जिसके अतमी में आपको कोई फिगर्स अभी तक नहीं दे सकता। नोशकी में 12 FC के जवान अभी तक जो है जख्मी हो चुके हैं और 5 उसमें शहीद हो चुके हैं, और पंजगूर में जो है 11 FC के जवान जख्मी और 7 शहीद हो चुके हैं। जी, अब ISPR कह रहे हैं कि 7 शहीद हुए हैं, ये कह रहे हैं कि 7 और 5 12 यानी 5 पंजगूर नोशकी में और 7 और फिर आए शेख रशीद साहब। अच्छा, शेख रशीद साहब को शायद ये नहीं पता कि ऑपरेशन जो है कहाँ ख़त्म हो चुका है और कहाँ जो हो रहा है, तो वो कोई उनको नक्शा दिखा दे। 9 दहशतगर्द जो है नौशकी में हलाक हुए हैं, और 4 से 5 जो हैं वो पंजौर में हलाक हुए हैं। अभी एक बिल्डिंग में वो घुसे हुए हैं, 4 से 5 लोग हैं, उनको घेरे में लिया हुआ है, और गेटों पे उन्होंने पहले धमाका किया, फिर उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की है, जिसे पाक फौज की जवानों ने अपनी जान के नजराने पेश करके उनका रास्ता रोका है।
और अभी हमने नोशकी में नेट सर्विस बंद की है क्योंकि उसको 5 जो लोग हैं घर में घुसे हुए हैं वो पीछे राब्ते में हैं और वो अफगानिस्तान से अपने टीटीपी के साथ और इंडिया के साथ दोनों तरफ राब्तों में है। जी, शेख रशीद को अभी भी उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि नोशकी में जो है नेट बंद किया हुआ है और वहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं, हालांकि वो पंजगोर में नेट बंद हुआ है और वहाँ जो है बताएं कि इसमें हंसना चाहिए, रोना चाहिए या रोने का जवाब में अपना सर मारें? रोने का मकाम है कि इन सब की कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। और हम बात करते हैं कि सर एक होलिस्टिक सोल्यूशन चाहिए। जब आप 3 तर्जुमान एक पेज क्या एक फैक्ट पर आप अग्री नहीं कर सकते, दिस इज द प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का क्या कोई हल है, तो इस वक्त के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अक्सर मीडिया पर तनकीद की जाती है हम जैसे लोगों पर, और जायज़ तनकीद की जाती है कि आप गुस्से तो हो जाते हैं, आप मसले को बयान भी कर देते हैं, आप कभी हल की बात नहीं करते। आप हल की बात क्यों नहीं करते? बात बिल्कुल सही है, तो इसीलिए हम हल की बात करेंगे। अभी हम यही बात कर रहे थे कि ये सिर्फ कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, ना सिर्फ ये सियासी इशू है, ना सिर्फ ये इकोनॉमिक इशू है, ये सारी चीज़ें साथ मिलकर चलती हैं। अगर हम कहते हैं कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, प्योर मिलिट्री सोल्यूशन, शायद कोई प्योर पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मकसद होना चाहिए कि ओवर टाइम इन तरह की इंसर्जेंसीज की शिद्दत में कमी आए। यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। तो हमने दावत दी आज रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब को, और थैंक यू वेरी मच रफ़ी फॉर जॉइनिंग अस। आज ही मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ा था, डॉन में छपा था 2019 में, ब्लूप्रिंट फॉर अ ड्यूरेबल पीस के नाम से, अगर मैं सही इसको बयान कर रहा हूं। और मैं जब पढ़ा था तो मुझे ऐसे लगा था कि ये शायद आपने आज और इन वाक़यात के बाद आपने लिखा है, और इसमें आपने एक रोड मैप पेश किया है। मैं चाह रहा हूं कि 1 बाय 1 हम इन पॉइंट्स पर आए। आपने आगाज़ किया था कि बलोच इंसर्जेंट्स को रीच आउट कैसे किया जाए, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा फोकस करना चाह रहा था रिसोर्सेज की जो आपने बात की है। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि जब तक आप एक अवाम को, एक पॉपुलेशन को डेवलपमेंट में स्टेक्स नहीं देंगे, आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो आप भूल जाएं कि इंसर्जेंसी की जो रिक्रूटमेंट है और जो फॉर्डर मिलता है उन्हें, वो कभी ख़त्म होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इससे आगाज़ करें रफ़ी साहब। जी, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, पहले तो मैं समझता हूँ हल से पहले मसले की सही तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इस वक्त बलूचिस्तान के मसले की जो हमारी तशख़ीस है, पहले उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और उसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये चीज़ हमें अब रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला जो है वो प्राइमरीली एक होम ग्रोन मसला है, एक जेन्युइन ग्रीवेंस है। उस ग्रीवेंस को हमारे हमसाया ममालिक या रीजनल या एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे, बट ये प्राइमरीली हमारा अंदरूनी मसला है। सो दिस इज द फर्स्ट रिकॉग्निशन कि इसको। दूसरा, हमने ये समझना है कि जो सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच है पिछले 16 साल से 17 साल से, वो कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी को कम कर सकता है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करा सकता। और जो मर्जी हम ताकत का इस्तेमाल करें, ये याद रखें बलूचिस्तान में एक लो स्केल इंसर्जेंसी तकरीबन ता कयामत जारी रह सकती है। सो दैट इज अ पॉइंट जहां पे सियासी हल आता है। और अब मैं उस सियासी हल की तरफ आता हूं जो मेरी नाकिस राय में बलूचिस्तान का मसला हल कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो पिछले 2 दिहाइयों में हमने एक मसनूई क़ियादत की पूरी खेप तैयार कर ली है, और ये मसनूई क़ियादत बेनिफिशरी है इस कॉन्फ्लिक्ट की। इस कॉन्फ्लिक्ट की फोर्सफुल रेजोल्यूशन या कंटिन्यूटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों के फायदे में जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ताकतवर हल्के, ताकतवर इदारे हैं, उन्होंने अपने आप को सराउंड कर लिया है इन्हीं लोगों से, और वो उनको वो सुनाना चाहते हैं जिससे ये उनको लगता है कि ये खुश होंगे। यस मैन। एज अ रिजल्ट 2 नुकसान ये अपने कर रहे हैं। एक, वो लोग इनको ज़मीनी हक़ाइक़ की गलत तस्वीर पेश करते हैं। दूसरा, चूंकि आम आदमी रियासत या रियासती इदारों को इन लोगों के थ्रू पहचानता है, एक्सेस करता है,
तो उनकी लेजिटिमेसी और ब्रांडिंग जो है वो बहुत नीचे चली जाती है। उनके लिए यही रियासत पहले है। तो बिल्कुल जी उनके लिए ये लोग रियासत। सो पहले नेगोशिएशन करना है, क्रेडिबल लोगों को बाइख्तियार बनाए, उनको आगे लाएं। ये जो मसनूई की आदत है ये कभी चाहती ही नहीं मसले का सियासी हल। तो आपको जनवन लोगों को, पार्लिमानी हमारे पास लोग हैं, उनकी कमेटी बनाए, उनको बाइख्तियार बनाए, उनको मैंडेट दे दे। और वो मैंडेट किन लाइंस पे, मेरे ख्याल में वो आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि स्टेक्स दे। सवाल ये कि स्टेक्स कैसे इंश्योर किया जाए जी। स्टेक्स याद रखें, महरूम तबकों की हकूक का इशू जो है वो ताकतवर के सवाबदीद पे नहीं छोड़ा जा सकता। ये सिर्फ स्वीट टॉक से नहीं होगा, ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट पैकेजेस से नहीं होगा। हमें रियलाइज करना होगा कि ये बुनियादी तौर पर ओनरशिप और राइट्स का इशू है, और वो स्टेक्स ऐसे इंस्टीट्यूशनलाइज होंगे। सो नंबर 1 तो पहले शॉर्ट टर्म में आपको क्रेडिबल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या है? उसमें पहला कदम क्रेडिबल लोगों, सियासी लोगों को इख्तियार देना। अच्छा, ये आपका इशारा किसकी तरफ है? मैं थोड़ा सा क्लियर भी करना चाह रहा हूँ ऑडियंस के लिए। आपका इशारा क्या अख्तर मेंगल साहब और उनकी क़यादत की तरफ है, या इससे भी आगे? अगर आप ब्रीफली इसका जवाब दे दें। जी, मैं जो नॉन क्रेडिबल है उसमें मैं नेमिंग में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन वो हम सब जानते हैं सर। जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसमें आप अख्तर मेंगल साहब, डॉक्टर मालिक साहब जैसे लोगों को, महमूद खान अचकज़ई साहब जैसे लोगों को सामने लाएं। इनके और आपके पास मरकज़ में फरतुल्लाह बाबर, अफरासियाब खटक साहब जैसे लोग हैं। रफीउल्लाह, यहाँ मैं छोटी सी, अच्छा एक मिनट, वो पहले उनकी बात जो बीच में रह गई थी कि आप कह रहे थे 1 बाय 1 के ये करेंगे। एक तो ये कि क्रेडिबल लोगों की टीम बनाए जो आगे राब्ता करे, उसके बाद फरमाइए। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उसमें नंबर 1 ये है सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, विथड्रॉल करे एफसी की सर्टेन एरियाज से एज अ कमिटमेंट, एज अ सीरियस कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट की इंडिकेटर के तौर पे। जो मिसिंग पर्संस अभी भी है उनको रिहा करे, अगर कोई नहीं है समहाउ वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी फैमिलीज को कंपनसेट करे, उनको जॉब्स ऑफर करें। सो ये आपकी सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है जिससे इस कमेटी को लोग सीरियस लेना शुरू करेंगे जो दूसरे साइड ऑफ द टेबल पे बैठे। उसके बाद जो है, देखिए बलूचिस्तान के मसले के स्ट्रक्चरल ड्राइवर जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, इन मसलों से आर्जी तौर पर कोई मसला बैठ सकता है, हल नहीं हो सकता। वो स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स क्या है? उसमें अब स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बलोच कौमी वसाइल और साहिल पे उनके हक को रिकॉग्नाइज करना। मैं अब ये यहाँ पे अंदर से मैंने चीजें देखी है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल जिस लेवल की इनडिफरेंस और एपैथी है एनी ऑर्गेनाइजेशन जो फेडरल लेवल पे मैनेज होता है, उसकी इनडिफरेंस और एपैथी। आर्टिकल 172(3) प्राइमरीली बलूचिस्तान के ग्रीवेंस को मद्देनजर रख के 18वीं तरमीम में शामिल किया गया। आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये PPL, OGDCL ये जैसे इदारे ये कॉरपोरेट स्टेल्थ के माहिर बन चुके हैं, थेफ्ट के माहिर बन चुके हैं। अच्छा, सेंदक आगाज हुकूक के बलूचिस्तान पैकेज की ज़रार साहब ने बात की, उसमें एक प्रोविजन तक कि सेंदक की ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपॉन द एक्सपायरी ऑफ लीज। वो 2012 में एक्सपायर हुआ, उसके बाद 2 दफा एक्सटेंड हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई। आम ट्विस्ट किया जाता है, इधर अपने मर्जी के लोगों से फिर आर्जी एक्सटेंशन ली जाती है। PPL की मैं आपको मजेदार बात बताऊं, सुई PPL का लीज एक्सपायर हो चुका है, पिछले 2 साल से वफाकी हुकूमत ऑर्डिनेंसेस के थ्रू उसको एक्सटेंड कर रहा है यूनिलेटरली विदाउट टेकिंग ऑन बोर्ड द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। आर्टिकल 158-73 के आइन में ओरिजिनली ये था और कहा यह जाता है कि ये उस वक्त गौस बख्श बेजिंजो साहब ने डलवाया था कि जिस इलाके का नेचुरल रिसोर्स होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला हक वहाँ के लोगों का होगा। बलूचिस्तान का गैस खत्म होने के करीब जा रहा है। आर्टिकल 158 की आप इम्प्लीमेंटेशन देखें। इसके लिए मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि एक पार्लियामेंटेरियंस का स्टैट्यूटरी एक कमीशन बनाया जाए और ये कमीशन जो है जितने ये नेचुरल रिसोर्स रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेज है इनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इसका मैंडेट हो और इसको बलोच नुमाइंदे हेड करें ताकि आर्टिकल 172(3), आर्टिकल 158, सेंदक, PPL ये सारे जो मसाइल है इस पे जनवन यहाँ के लोगों को गवादर की रेवेन्यू में, गवादर की मैनेजमेंट में बलूचिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टनर बनाए। इस वक्त वहाँ के उसमें बलूचिस्तान का कोई शेयर नहीं है।
आखिर में इस पे भी ज़रूर आऊँगा, ये मसाइल कुदरती वसाइल के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखें बलूचिस्तान का मसला हल इसलिए नहीं होता कि जो हमारा फेडरल निज़ाम है उसको हम पॉलिटिकल साइंस की टर्म में कहते हैं ये मेजॉरिटेरियन फेडरल डिज़ाइन है, और उस मेजॉरिटेरियन फेडरल डिज़ाइन में बलूचिस्तान का सियासी वजन जो है वो गुजरांवाला शहर से ज़्यादा नहीं है। आपको अगर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में एक जेन्युइन स्टेक उसका डेवलप करवाना है, वो आप ताकतवर लोगों के मर्जी और डिस्क्रेशन पे नहीं छोड़ सकते। रफी होल्ड दैट थॉट रफी, हमें यहाँ पे लेना है और वक्फे के बाद फिर आप अपनी बात मुकम्मल करें। वेलकम बैक। क्या बलूचिस्तान के मसले का कोई हल भी है काबिल इत्मीनान? रफ़ीउल्लाह काकड़ जो तजिया निगार हैं उनसे गुफ्तगू हमारी जारी है। रफ़ी, आपने वक्फे से पहले कहा कि मेजॉरिटेरियन जो आइनी ढांचा है उसके सबब बलूचिस्तान में कोई भी जो मेन स्ट्रीम सियासी जमात है उसको दिलचस्पी नहीं है, और सेनेट के बारे में आपने अपने आर्टिकल में लिखा कि सेनेट के इख्तियारात में एक तो इजाफा करना होगा और फिर इसका इलेक्शन बराह रास्त कराना होगा ताकि मेजॉरिटेरियन सिस्टम है उसमें एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो चुके, उसके बाद ही जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो सीरियसली बलूचिस्तान को लेंगे और इसी तरमीम की वजह से विफाकी यूनिटों की जो आवाज़ है मरकज़ी फ़ैसलों में वो ज़्यादा सीरियसली सुनी जाएगी। तो ये 2019 के आर्टिकल में आपने कहा, आज भी यही सूरत हाल है या आप आगे की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सूरत हाल बदकिस्मती से यही है। फेडरलिज्म पे दुनिया में जितना लिटरेचर है उन्होंने फेडरलिज्म के दो बड़े अच्छे उसूल बताए एक मजबूत अच्छे वफाकी निज़ाम का। पहला उसूल ये है कि आप ताकत जो है वो लोगों से शेयर करें, डिवॉल्व करें। तो एक शेयर्ड रूल उसका उसूल है। 18वीं तरमीम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ने डेवोल्यूशन किया तक हमारे फेडरल निज़ाम को काफ़ी बैलेंस कर दिया है। लेकिन उसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट उसूल है, सेंटर को भी डेमोक्रेटाइज करें। हमारा सेंटर डेमोक्रेटाइज नहीं है। डेमोक्रेटाइज से मुराद वो मेजॉरिटेरियन है। नॉर्थ सेंट्रल पंजाब जो है उसको स्ट्रक्चरल एडवांटेज हासिल है। हम जब तक इस वफाकी निज़ाम को चेंज नहीं करेंगे, ये कोई हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि जो भी इक़्तिदार में आता है वो जिस सूबे से, वो जिस पार्टी से, वो बलूचिस्तान के साथ यही करता है। ये इसलिए है कि सिस्टम इंसेंटिवाइज करता है ऐसे बिहेवियर को। सो आपको तो या तो मेजॉरिटेरियन फेडरल डिज़ाइन को ख़त्म करना, कम करना होगा, और उसका मेजॉरिटेरियन फेडरल डिज़ाइन का असल इंस्टीट्यूशन है सेनेट। सेनेट को अमेरिकन सेनेट के तर्ज पे इख्तियारात दें। आप 15-20 साल में देखें बलूचिस्तान का नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। और अल्टरनेटिवली आपको ये करना होगा, आप माइनॉरिटी वीटो दे दे। माइनॉरिटी वीटो ये है कि बलोच कौमी वसाइल के हवाले से जो फैसले होने हैं उसमें अगर बलोचों की नुमाइंदे असेंबली में बैठे, अगर उनकी अक्सरियत उसको अपोज करे तो चाहे पूरी असेंबली उसके हक में वोट करे, वो फिर पास नहीं हो सकता। ये माइनॉरिटी वीटोज, इसको एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहते हैं। सेनेट के पावर्स ये दुनिया में मुख्तलिफ फेडरेशंस में ट्राई हुए हैं। हमें समझना, ये हम अक्सर इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, हम इंडिया से नहीं कर सकते। वो इसलिए दुनिया में कोई और ऐसा फेडरेशन नहीं है जिसमें एक फेडरेटिंग यूनिट की आबादी बाकी तमाम फेडरेटिंग यूनिट से कंबाइंड ज्यादा हो। ये हाईली इनबैलेंस फेडरेशन है, इसलिए हमें अपनी रियलिटीज के मुताबिक मामला समझाना है। और आखिर में मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये हमारे अंदरूनी जो ज़रार साहब ने कहा स्टेक्स डेवलप करने का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका है। ऑफ कोर्स एज वी सेड अर्लियर देयर इज अ जियोपॉलिटिकल डायमेंशन टू इट एज वेल, और वो ये है कि हमारे हमसाया ममालिक, उनका काम यही है। उसका भी एक देर पा सोल्यूशन यही है, जब तक हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में अफगान पॉलिसी, ईरान पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी में फंडामेंटल शिफ्ट नहीं आएगा। मसलन ईरान पॉलिसी, ये जो अभी बिल्कुल देर आर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, नजर आ रहा है कि ईरान सपोर्ट कर रहा है, बट उसमें अनफॉर्चुनेट ट्रूथ यही है कि 30 साल हमने भी पता नहीं जंदुला, जैश-उल-अदल, पता नहीं क्या क्या किया है। सो हमें उन फ्रंट पे भी अपने हमसाया ममालिक के साथ बैठ के दोबारा से जो है टेबल पे ये बातें करनी चाहिए। अच्छा, हमें भी तौबा करना होगा और उनको भी कन्विंस करना होगा कि आप भी जरा पीछे। अब इसमें भी दो चीजें हैं अगेन, के एक होता है कि या तो आप
बैठो, या तो फिर आप टिट फॉर टैट करो, या तो आप दोनों चीजें साथ साथ करो, जो अक्सर होता है। रफ़ी, आपने जो अभी बात की ना वजन की, बलूचिस्तान की और इंसेंटिव की, तो मैं एक हमारी मीडिया वाली मिसाल देना चाह रहा हूँ। रेटिंग होती है रेटिंग मीटर से, हाँ, ज्यादातर आपके रेटिंग मीटर्स कहाँ मिलेंगे आपको? बड़े बड़े शहरों में। मतलब कि और बलूचिस्तान में मुझे याद है एक वक्त था कि रेटिंग मीटर ही नहीं था, मतलब कि पूरा बलूचिस्तान आपके शो को देख रहा है, जीरो इम्पैक्ट करता है। तो ये एक तरह से फेडरल में भी आप ये कह रहे हैं। और मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, आई थिंक यू वोंट डिसएग्री रफी, कि ये जब आप बात करते हैं ना फेडरेशन के अनबैलेंस होने की, या कि पंजाब का वजन बहुत ज्यादा है, ये कोई लसानी बात नहीं हो रही, ये स्ट्रक्चर और नंबर्स की बात हो रही है क्लियरली, बिकॉज आपको पता है कि लोग गलत माने निकाल लेते हैं। फाइनल क्वेश्चन आपसे रफी ये है, और वैसे तो बहुत बातें हो सकती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की आपने जो बात की, ठीक है, और आपने दो चीज़ों का जिक्र किया, आपने मिसिंग पर्सन्स का जिक्र किया, आपने एफसी का जिक्र किया। सवाल आपसे ये है कि अगर ये दोनों चीज़ें भी फर्ज करें हो जाती हैं, क्या इसका मतलब है कि अल्लाह नज़र और अल्लाह नज़र जैसे लोगों की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो अपने हथियार रख देंगी, या वो तो फिर भी मेरा ख्याल है कि अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी ना? जी ज़रार साहब, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेंगे तो जितने मुसल्लह ग्रुप है सारे हथियार रखेंगे, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। लेकिन ये मैं बिल्कुल बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ, दो चीज़ें होंगी। एक, इनमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं और ऐसे लड़ने वाले जो सोल्जर या जो इनके फुट सोल्जर्स है, जो इन इंसेंटिव्स पे, इन CBMs पे हथियार छोड़ के वापस आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो एक इनके पास इस वक्त जो पूल ऑफ रिसोर्स है, जो ग्रीवेंस पे, एक बात मैं हमेशा कहता हूं, जो इस्लामाबाद को जिस बात का इदराक नहीं है वो ये है कि ग्रीवेंस बलूचिस्तान में यूनिवर्सल है, और ये बड़ी सख्त बात होगी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। देखें, अल्लाह नजर, अख्तर मेंगल और डॉक्टर मालिक में सिर्फ फर्क रिस्पॉन्स पे है। ग्रीवेंस इतना डीप है, जब तक ग्रीवेंस इतना डीप रहेगा, इतनी सिस्टेमिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन रहेगी, कोई भी जो ताकत वायलेंस के नाम पे उठेगा उसको कोई ना कोई मिल जाएगा। कह दिया, तो आपने वो जो अगेन आई थिंक देखें, इस पर तो घंटों घंटों बात हो सकती है, घंटों बात हो सकती है, लेकिन बात होनी चाहिए। बात ये है कि बात ही नहीं होती। देखिए, एक तो आप माने कि यू आर इन योर सेकंड वॉर ऑन टेरर, राइट? बिल्कुल, और दूसरा ये कि ये अब TTP लेवल थ्रेट हो गई है जी। मीडिया को भी ये समझना चाहिए। आप देखें, अभी भी मेडिकल रिपोर्ट्स पे नहीं, वो नवाज शरीफ के हार्ट सिंड्रोम पर है ना। सबसे ज्यादा अहम खबर तो हमारे लिए ये है, कल क्या होगा, इलेक्शन होगी नहीं होगी, ये बातें बता रही हैं कि प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए भाई, कल फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।